हाय, दिस इज़ राशिद मलिक IBA जेईएस्ट एंड 21 सितंबर पे जो पीएसटी का पेपर हुआ था तो उसका हाफ पोर्शन जो है मैथ का मैंने पार्ट 1 में बना दिया है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल है, उसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स कितने हैं 10 से लेकर 50 तक है। तो बताइए इसकी अपर जो है ना क्लास की लिमिट क्या होगी। अब ये हमें इसके अंदर कोई सॉल्यूशन वाली बात नहीं है। एक क्लास है उसके अंदर 10 टू जो है ना 50 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये लोअर लिमिट है, ठीक है, और ये अपर लिमिट है। आपके पास सिर्फ यहाँ पे आपने यहाँ से देखना है कि अपर जो लिमिट है वो है 50। तो यहाँ पे देखें 50 जो है ना सी में मौजूद है, तो आपने सी में टिक कर देना है। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि क्लास इंटरवल है 10 टू 50, तो अपर लिमिट जो है वो 50 है एंड लोअर लिमिट जो है वो 10 है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ कैपेसिटी 12 लीटर्स, 16 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। तो ये एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन हैं, वो भी आम लाइफ वाले। तो एक तो सिंपली आपके पास आ जाता है कि आप फाइंड करें क्या एलसीएम या एचसीएफ, लेकिन अब ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आम लाइफ में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एचसीएफ है ये मालूम करना है या एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स या की फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि जब भी आपके पास लीस्ट या कम से कम वाली बात हो। इसी तरह अगर आप एचसीएफ मालूम करना चाहते हैं, मतलब एचसीएफ वाले आम ज़िंदगी में जो सवाल आते हैं वो इस तरह आते हैं कि हाईएस्ट, ठीक है, बिगेस्ट या इस तरह के सवाल आते हैं, तो आपने एचसीएफ मालूम करना होता है। और जब लीस्ट वगैरह कम से कम वाली बात हो तो फिर आपने क्या एलसीएम मालूम करना होता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, 12, 16, 24 का आपने जो है ना एलसीएम निकाले ना। एलसीएम के दो मेथड्स हैं, तो दोनों मेथड्स यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। तो ये डिवीजन मेथड है, मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, 2 का टेबल जो है इस पर देखें 6 टाइम, इसके ऊपर 8 टाइम्स एंड इसके ऊपर 12 टाइम्स। अगेन 2 का टेबल जो है 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। अगेन 2 का टेबल जो है इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड इसके ऊपर 3 टाइम्स। अगेन 2 का टेबल जो है नहीं लगेगा, इसके ऊपर 1 टाइम एंड 3 सेम आ जाएगा। फिर अगेन 3 का टेबल जो है वो 1 1 कामा 1 लिख दिया। अब आपने फैक्टर्स जो हैं वो आपने लाइन में लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा 2 है, चलो एक दफ़ा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। जबकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में 48 मौजूद ही नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। इसके अंदर 48 राइट आंसर आ रहा है और राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर इनमें से आप लीस्ट देखें जिसको 12 भी डिवाइड करे, 16 भी डिवाइड करे एंड 24 भी डिवाइड करे, तो वो 96 है। अब वो कैसे, अगर आप 48 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 96 होगा, और 96 वो वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको 12 भी डिवाइड करता है, 16 भी डिवाइड करता है एंड 24 भी डिवाइड करता है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे 96 भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जी। तो एक और क्वेश्चन है इसमें कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब एक बॉक्स के अंदर जो है ना ऑरेंजेस हैं, टोटल कितने ऑरेंजेस हैं 140। अब वो कह रहा है कि जो सेल हुए हैं वो कितने हुए हैं 3/7, लेकिन किसके 140 का, 140 का जो है ना 3/7 जो है वो सेल हुआ है, यानी सोल्ड। अगर आप यहाँ पे सोल्ड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोल्ड, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि ऑरेंज जो है ना स्पॉइल्ड भी हो गए, यानी ख़राब हो गए। गर्मी की वजह से ख़राब भी चीज़ हो जाती है, तो स्पॉइल्ड हुए, लेकिन स्पॉइल्ड कितने हुए हैं 1/14। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पॉइल्ड जो है वो क्या हो रहे हैं 1/14, और किसके 140 के, एक बॉक्स में 140 हैं, यानी सोल्ड कितने की हैं 3/7 मल्टीप्लाई बाय 140, क्योंकि इसके जो है ना 3/7 जो है सोल्ड हुए हैं। अच्छा, स्पॉइल्ड कितने हुए 140 में से 1/14 स्पॉइल्ड हो गए। अब वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन बॉक्स, के बॉक्स के अंदर जो ऑरेंजेस बचे हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले ना आप सोल्ड कितने हुए हैं, उसके बाद स्पॉइल्ड कितने हुए, पहले उसका आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो 7 का टेबल 140 के ऊपर जो है ना ये 14 के ऊपर 2 टाइम्स, यानी 0 आ जाएगा साथ में, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
3 को 20 से तो ये 60 हो जाएगा। सेम इसी तरह 14 का टेबल 140 के ऊपर 10 टाइम्स एंड 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया। यानी कि जो ख़राब हुए और बिके वो कितने हो गए, यानी स्पॉइल्ड प्लस सोल्ड, ये कितने हो गए आपके पास 60 प्लस 10 इजिकल टू 70, यानी ख़राब और बिकने वाले हो गए 70। तो रिमेनिंग जो है वो कितने होंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग आप मालूम करने के लिए यहाँ पे देखें टोटल बॉक्स में थे 140, तो 140 में से जो है 70 जो है ना टोटल मिला के ख़राब और बिकने वाले जो है वो 70 हैं। तो रिमेनिंग बॉक्स में जो है ना 70 बचेंगे। तो यानी इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होना चाहिए जी। तो एक और क्वेश्चन है कि कामरान ने जो है ना ऑब्टेंड की हैं कितनी मार्क्स 458, यानी कामरान की बात हो रही है कि कामरान ने जो है वो मार्क्स कितने लिए हैं 450 लिए हैं, लेकिन कितने में से 500 में से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी सिस्टर ने जो है ना वो 559, यानी कामरान की सिस्टर ने जो है 559 ऑब्टेंड की हैं आउट ऑफ 600, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर रही। अब ये एक जनरल सा सवाल है और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि कामरान ने 458 मार्क्स लिए हैं 500 में से और सिस्टर ने जो है इसकी 559 लिए हैं 600 में से। तो बताइए दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जो है ना परसेंटेज में चेंज कर लें तो बेहतर रहेगा, और परसेंटेज में आपको एग्जैक्टली आंसर का भी पता चलेगा कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो वैसे परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह होता है, कुछ ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखी जाती हैं, उसके बाद नीचे जो है टोटल मार्क्स लिखी जाती हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। ये फार्मूला है, जिनको याद नहीं है तो ये फार्मूला यहाँ से देख लें। और उसके बाद इसी हिसाब से यहाँ पे ये ऑब्टेन किए 458 500 में से यानी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 0 इस 2 0 में कट गया। आप इसको इसके साथ जो है ना टेबल लगाएंगे रफ वर्क में, तो आपके पास 91 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब निकाल के देख लेंगे। अच्छा, आप पॉइंट्स में नहीं निकालना चाहते तो आप इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन 91 परसेंटेज आएगी। तो इसी तरह आप सिस्टर की इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ऑब्टेंड ऊपर यानी कि 559 ऑब्टेंड है, नीचे टोटल लिख के आप मल्टीप्लाई बाय 100 से कर लें। अच्छा, ये 2 0 में कट गया, फिर 6 का टेबल इसके ऊपर लगा लेंगे तो 93 पॉइंट समथिंग इसका जो है ना आ जाएगा, ठीक है। या इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि देखिए इसने 91 परसेंटेज उठाई है, इसने जो है 93 परसेंटेज बताई है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टर की जो है इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो ऑप्शन में मौजूद है कामरान की बेहतर है या सिस्टर की बेहतर है। तो हमने यहाँ पे रिलेट किया है, दोनों को कंपेयर किया है, तो सिस्टर की जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर है कामरान से जी। तो एक और क्वेश्चन है कि अ ग्रोसर परचेजेस 10 किलोग्राम ऑफ राइस एट 120 पर केजी एंड सेल्स इट एट 120 पर केजी, द ग्रोसर गेन्ड डैश परसेंटेज। अब सबसे पहले तो ये ना ये वर्ड की माना आनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि दुकानदार या पेंसार की दुकान वाला या परचून की दुकान वाला, इस तरह आप समझ लें कि वो क्या है कि वो चावल ख़रीद रहा है, कितने 10 किलो चावल ख़रीद रहा है, लेकिन कितने के हिसाब से 120 के हिसाब से। यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस उसे कहा जाता है जब दुकानदार किसी होल सेलर से या किसी फैक्ट्री से कोई सामान लेता है ना, उसे CP कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है 1200 हो जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसी तरह आगे क्या कह रहा है कि वो बेच कितने गिरा है, यानी बेचने वाली प्राइस को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी वो कुछ पैसे रख के आगे दुकानदार कोई चीज़ बेचता है तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SP। तो वो कितने 10 किलो चावल हैं, बेच रहा है 126 के हिसाब से, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1260। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, यानी प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो SP कितनी है 1260 और CP कितनी है 1200, यानी फ़ायदा उसको हो रहा है 60 रुपये का। इसका मतलब है कि प्रॉफिट तो हो गया, हमें पता चल गया, लेकिन उसने हमसे ये पूछा कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी, यानी प्रॉफिट की अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट को ऊपर रखना है आपने, फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं, और नीचे आप लोगों ने CP लिखनी है और मल्टीप्लाई बाय करना है 100, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। तो इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें पुट करने, प्रॉफिट है आपके पास 60 एंड CP जो है आपके पास 1200 हो गई, क्योंकि ये आपने 10 किलो टोटल का निकालना है, तो ये हो गई हमारे पास 1200। तो 100 जो है आपने ये फार्मूले वाला लिख देना है, और अब आप इसको जो है सॉल्व कर लें। ये 2 0 में कट गए, 12 का टेबल 60 के ऊपर 5
टाइम, यानी कि दुकानदार को चावल में से 5% फ़ायदा हुआ है। 10 किलो चावल उसने लिए हैं 120 के हिसाब से, 126 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने बेचे हैं, तो उसको 5% मुनाफा हुआ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि वर्टेक्स कैन बी डिफाइंड एज डैश। तो यहाँ पे देखेंगे वर्टेक्स किसे कहते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक जनरल सा सवाल है, ये सॉल्यूशन वाला नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला है, कंसेप्चुअल सवाल है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपके सामने कि ये दो रे या दो लाइन सेगमेंट इस तरह मिलते हैं यहाँ पे, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये वर्टेक्स है। लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है ना, ये तो हैं दो रेज मिल के आपस में बना रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल भी बना सकते हैं, तो ट्राइंगल में भी यहाँ पे जो चीज़ ये बन रही है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, यानी कि यहाँ पे जब दो एंगल्स यहाँ के जिस जगह पे बनती हैं वो वर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, इस हिसाब से हमने चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। मिड पॉइंट ऑफ सर्किल, नो, मिड पॉइंट ऑफ सर्किल नहीं है होगा। एंगुलर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, यस, एंगुलर पॉइंट, यानी कि देखें ये यहाँ पे एक एंगल बन रही है ट्राइंगल की, तो ये भी वर्टेक्स है, यहाँ पे एंगल बन रही है, ये भी वर्टेक्स है, यहाँ पे एंगल बन रही है, ये भी वर्टेक्स है। और इसके अलावा यहाँ पे इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन होगा, लेकिन हम सी और डी को भी रीड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ एनी सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप का जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, एंगुलर पॉइंट ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, नहीं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अलावा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका एंगल जो है ना एक वो 90 डिग्री से अबव हो, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की नहीं बात हो रही, ट्राइंगल किसी में भी वर्टेक्स बन सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हेन दानिया ओपन्स अ बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, द सम ऑफ पेजेस इज 155, वन इफ वन पेज इज 50 एंड व्हाट इज द अदर पेज नंबर। एक तो ये आपके पास कॉमन सेंस से भी सवाल हो सकता है, उसके अलावा इसको अगर आप अलजबरा के हिसाब से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको सॉल्व करना चाहें तब भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना इक्वेशन से कंस्ट्रक्ट करना बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, इस तरह जब सवाल आते हैं, जो चीज़ मालूम की जाती है, यानी दानिया ने जो है ना ओपन किया है पेज, दो पेजेस ओपन किए हैं, उसके सामने है। अब एक पेज जो है ना, अच्छा, सम उसने बता दिया है कि 155 के बराबर है, जबकि एक पेज जो है वो 50 के बराबर है, तो दूसरा पेज हमें नहीं मालूम। अब जो चीज़ नहीं मालूम होती उसे किया जाता है लेट। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि जो सेकंड पेज है, दूसरा पेज है, वो किसके बराबर है, सेकंड पेज एक्स के बराबर है। यानी कि अब हमें कंडीशन के मुताबिक दो पेजेस हैं, एक पेज है एक पेज है 50, देखिए यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, दूसरा पेज है जो हमें नहीं मालूम वो x है, इनका सम जो है वो 150 के बराबर है। यानी ये सारा कुछ मैंने इस ऊपर से देख के सारा कुछ बना लिया, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। अब इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाना है। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 155 में से आप 50 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105। तो यहाँ पे 105 देखें सी में मौजूद है, आपने सी पे टिक कर देना है। अच्छा भाई, ये इक्वेशन अगर आप कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते तो ये IQ लेवल का समझने वाला सवाल भी है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको आप जो है सॉल्व के बिना भी कर सकते थे। देखें, दो पेजेस खोले, उनका सम 155 के बराबर है, एक का पेज नंबर जो है वो 50 है, तो बताइए दूसरा कितना होगा। तो सिंपली एक 50 है, टोटल दोनों का 155 है, यानी कि जो दूसरा पेज होगा आपने 150 में से ये 50 माइनस कर देना है, तो 105 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से भी हो सकता था, ये अलजबरा से भी ऐसे हो सकता था, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होके। तो आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 21 सितंबर की पीएसटी की टेस्ट में सबसे बेहतरीन और सबसे लॉजिकल एंड ट्रिकी सवाल ये है। अब ये कह रहा है कि अ फील्ड इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अ फील्ड होता है ज़मीन, यानी कि ये फॉर एग्जांपल एक ज़मीन ले लेते हैं, ये है हमारे पास ज़मीन एक। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि वो कितने मीटर है, ये 50 मीटर लॉन्ग है, उसके अलावा 30 मीटर जो है वाइड है। अब क्या कह रहा है कि एक पाथ बनाएं, इसके अंदर वाली साइड कंस्ट्रक्ट करें ऑल अराउंड इन साइड, एक पाथ इसके अंदर वाली साइड बनाएं, चारों तरफ से 5 मीटर का हो। ये देखें, यहाँ पे लिखा हो कि 5 मीटर अंदर वाली साइड एक पाथ बनाई, यानी ये ज़मीन के चारों तरफ हमने 5 मीटर, यानी यहाँ से भी 5 मीटर है, 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 ये भी 5 है, ठीक है, और ये भी 5 है, यानी चारों तरफ से ये पाथ होना चाहिए वो 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब जो है हमें मालूम क्या करना है, ये कह रहा है कि आप एरिया ऑफ पाथ मालूम करना है, यानी ये वाला जो पाथ हुआ यहाँ पे, इसका एरिया मालूम करें। देखें,
रेक्टेंगल का एरिया सिंपल हम मालूम करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं, लेकिन हमारे पास अब मेन प्रॉब्लम ये है कि उसने जो है ना इस पाथ का एरिया मालूम करने को कहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, कैसे, ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ये 50 है तो ये भी 50 मीटर होगा, यानी रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसके आमने सामने वाले साइड्स बराबर होते हैं। अच्छा, अब हम पाथ का एरिया कुछ मालूम करने का तरीका देख लेते हैं कि अगर हम बड़े रेक्टेंगल का एरिया, ये एक छोटा रेक्टेंगल भी अंदर बनाए, ठीक है, ये देखें एक छोटा रेक्टेंगल बनाए, इसके एरिया में से माइनस कर देंगे बड़े एरिया, मतलब बड़े रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें, फिर छोटे का मालूम करें, इसमें से माइनस कर दें, आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर वाला रेक्टेंगल है ना उसकी मेजरमेंट हमें मालूम है, अंदर वाला जो रेक्टेंगल है ना उसकी हमें मेजरमेंट मालूम नहीं है। हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है, तो ये वाली मेजरमेंट हम बड़े रेक्टेंगल में से ही बनाएंगे, और हमारे पास जो हिंट है वो ये है कि जो पाथ है ना वो 5 मीटर है। अब 5 मीटर को आपने जहन में रखना है। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो कितनी है जो है ब्रेड्थ, ये है 30, ठीक है, वाइड जो है ना वो 30 मीटर है। अब देखें 5 मीटर ये वाला रास्ता है, 5 मीटर ये वाला रास्ता है, यानी कि ये 5 और 5 हो गया 10। अच्छा, ये अगर इधर से और इधर से 5-5 मीटर माइनस कर देते हैं, लेट सपोज यहाँ से 5 मीटर माइनस, यहाँ से 5 मीटर माइनस, तो ये वाला हमारे पास लेंथ आ जाएगी, यानी 30 में से आप 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो 20 होगा। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये 30 में से 20 कैसे हुआ। देखें ये 5 मीटर का जो है ना पाथ है, यहाँ से भी 5 मीटर का पाथ है, क्योंकि उसने कहा है ना चारों तरफ से 5 मीटर है, तो यहाँ से भी 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर है, यानी ये माइनस कर देंगे बाहर वाले में से, तो यहाँ पे इधर से इधर तक जो हमारे पास होगी वो होगी 20। तो बिल्कुल इसी तरह ये वाली लेंथ जो है पूरी यहाँ तक जो है ना 50 है। अब हमें ये बात पता है बात कि ये 5 मीटर का पाथ है, ये भी 5 मीटर का पाथ है, यानी कि ये 5 और ये 5 हो गया 10। 10 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब हमारा मेन प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो अब आप यहाँ पे एरिया मालूम करेंगे लार्ज रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया का मालूम करने का फार्मूला जो है ना वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ यहाँ पे कितनी है 50 ज़रब 30, तो आप मालूम कर लेंगे ये हो जाएगा 1500, ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप छोटे रेक्टेंगल का मालूम कर लेंगे, एरिया स्मॉल का मालूम करें रेक्टेंगल का, ठीक है, एस स्टैंड फॉर स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 20 ज़रब 40 होगा, क्योंकि देखें ये 20-40 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब आपके पास मेन प्रॉब्लम है कि ये जो है ना अपने पाथ का एरिया मालूम करना है, यानी पाथ एरिया इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बड़े का जो एरिया निकाला है 1500, उसमें से आप छोटे का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा, यानी यहाँ से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 700 मीटर स्क्वायर जो है सी पे मौजूद है, तो आपने सी को टिक कर देना। तो आज का सबसे बेहतरीन सवाल 21 सितंबर की टेस्ट वाला ये वाला सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 60 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज़ 5 सेंटीमीटर, इट्स एल्टीट्यूड इन सेंटीमीटर इज़ डैश। तो सबसे पहले ना पैरेललोग्राम को पढ़ते हैं कि पैरेललोग्राम है क्या, ठीक है। अब देखिए इस तरह की जो फिगर होती है इसको कहते हैं रेक्टेंगल, जिसके आमने सामने वाले साइड्स बराबर हो, यानी ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा। अच्छा, पैरेललोग्राम भी कुछ इसी तरह की फिगर होती है, लेकिन वो कुछ इस तरह बनती है, होते हैं इसके भी आमने सामने वाले साइड्स बराबर हैं। मिसाल के तौर पे इसके जो है 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, ये 15 है तो यहाँ भी 15 होगा। अब आपको फ़र्क क्या महसूस हो रहा है? अब फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल के अंदर आल एंगल जो है ना 90 की बनती है अंदर से, ठीक है। ये फिगर का डिफरेंस बता रहा हूँ, पहले फिगर का डिफरेंस देख ले, उसके बाद हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसको कहते हैं रेक्टेंगल, यानी आल एंगल जो है ना 90 डिग्री की बनती हैं, और सम जो होता है इनका 360 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम का भी 360 डिग्री ही होता है अंदर, लेकिन इसमें हर एंगल 90 की नहीं होती, कुछ एंगल 90 से कम की होती हैं, लेकिन जो एंगल यहाँ पे बनती है वो एंगल यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि ये 120 है तो ये भी 120 होगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर 60 होगी तो यहाँ पे 60 होगी। समझ में आता है? तो यहाँ पे अपने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें एंगल्स जो है ना वो बराबर नहीं होती सारी, यहाँ पे एंगल 90 की होंगी, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम को जो है ना एक और फिगर बना के बता देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है और बताना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, बी इंटू एच के बराबर होता है। यहाँ पे बी कहते हैं ब्रेड्थ को और एच कहते हैं हाइट या अल्टीट्यूड को, ठीक है, हाइट या
अल्टीट्यूड। अब हाइट या अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ से जो एक लाइन एक ड्रॉप में ऐसे करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइट, एच स्टैंड फॉर हाइट, और उसके अलावा इसको हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। यानी एरिया जो पैरेललोग्राम का मालूम करते हैं उसका फॉर्मूला ये है कि एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। बी स्टैंड फॉर ब्रेड्थ, या सॉरी ब्रेड्थ कह रहा हूँ, बेस, नीचे वाला जो बेस होता है ना, ये वाला बेस। अच्छा, उसके अलावा ये एच शो कर रहा है किसको, हाइट को या एल्टीट्यूड को। अब हमने यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है हमें ये मालूम करना है, ठीक है, यही चीज़ हमें बेस गिवन है, एल्टीट्यूड मालूम करना है, जबकि एरिया भी गिवन है। एरिया का फार्मूला हमने लिख लिया है, अब हम पुटिंग करेंगे वैल्यूज़। एरिया कितना है हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे जो है आप 60 लिखेंगे। उसके बाद बेस कितना है आपका 5 है, और उसके अलावा आपके पास h जो है वो मालूम करनी है। तो आपने h अगर मालूम करनी है तो 5 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी h इज इक्वल टू आ जाएगा 60/5। तो आप जब इसका टेबल इसके ऊपर लगा लेंगे तो ये इसके ऊपर लग जाएगा 12 दफ़ा, यानी कि इसका अल्टीट्यूड जो है वो 12 आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 12 कहाँ पे मौजूद है, ए में मौजूद है, तो आपने ए को टिक कर देना है, राइट ऑप्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखें भाई, ये भी सॉल्व करने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अब यहाँ पे कहा गया है कि दो नंबर जो है ना अनलाइक साइन वाले, लेट सपोज मैं लिखता हूँ, मैं मिसाल दे के लिखता हूँ कि ये एक 3 है -3, एक दूसरा है +3। जब आप अनलाइक, ये अनलाइक साइन है, यानी एक माइनस का है एक प्लस का है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास माइनस का नाम आ जाएगा। लेकिन ये आपके पास, इससे पहले आपको ये 4 ऑपरेशन बताऊँ कि जब भी दो सेम साइन यानी लाइक साइन होती हैं तो पॉजिटिव का आंसर आता है, यानी दोनों प्लस हों तो प्लस का आंसर आएगा, यानी दोनों माइनस की हों, यानी ये भी लाइक साइन है तब भी आंसर हमारा प्लस का आएगा। दोनों में से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब भी हमारा आंसर जो है नेगेटिव आएगा। तो कुछ इसी तरह की बात उसने यहाँ पे कही है कि दो जो है ना अनलाइक साइन वाले, यानी मैंने एग्जांपल दिया कि -3 है दूसरा +3 है, तो हमने जवाब निकाला है तो हमारे पास नेगेटिव आया है, ठीक है, अनलाइक साइन वाला जवाब आया है नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव ऑप्शन है बी के ऊपर। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल इस तरह होता है कि दो सेम साइन वाले जो हैं उनका आंसर, उनकी प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होती है, यानी कि सेम का मतलब ये है कि यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 होता तब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव का आता। अगर दोनों प्लस का 3 होते यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता तब भी हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव होता है। यानी सेम साइन की जब भी मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो आंसर हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये समझने के सवाल हैं, ये सॉल्व करने के नहीं है। तो 21 सितंबर के 10 क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो मैं पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये 21 सितंबर की पीएसटी की टेस्ट का जो आखिरी, जो बाकी जो रिमेनिंग जो 10 सवाल थे वो मैंने इस पार्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी तरीके से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।